कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा पर। मुफ्त शिक्षा एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो उन सभी छात्रों को मौका देता है मुफ्त में शिक्षा लेने का जो अपना शिक्षा का खर्चा उठाने में असमर्थ हैं। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आपको क्लास 12th की बिजनेस स्टडी का चैप्टर 2 पढ़ा रहा था, जिसमें आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स, डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस को कवर कर लिया लास्ट 2 वीडियोज़ में। आज की वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे फ्लेयर्स के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में। एक एक प्रिंसिपल मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, तो आप वीडियोस में बने रहें। कई अपकमिंग वीडियोस में ही 14 के 14 प्रिंसिपल कवर हो पाएंगे। कोई भी एक वीडियो में सारे प्रिंसिपल को कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है और आप लोग उस वीडियो को देख नहीं पाते। इसलिए अपकमिंग वीडियोस के जितने भी पार्ट आएंगे आप उन्हें जरूर देखें, और प्रीवियस वीडियोस जिसके अंदर बेसिक समझाए गए हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर वीडियोस के लिंक को क्लिक करें और प्रीवियस बेसिक वीडियोस को पढ़ें, तभी कंटिन्यूस थर्ड पार्ट पर आएँ, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आप हमारे अदर चैनल के बारे में अवेयर नहीं है तो हमारा जो मुफ्त शिक्षा चैनल है उसका जो ऑफिशियल चैनल है आप ऑलरेडी उस पर हैं, लेकिन हमने अदर 4 चैनल्स बनाए हैं जो हर बच्चे को क्लास वाइज सूटेबल हो, इसलिए हमने उसको डिवाइड किया है। आप क्लास 9th के लिए मुफ्त शिक्षा क्लास 9th को सर्च करें, क्लास 10th के लिए मुफ्त शिक्षा क्लास 10th और क्लास 11th के लिए मुफ्त शिक्षा क्लास 11th। और मेरी क्लास 12th की वीडियोस को देखने के लिए आप मुफ्त शिक्षा क्लास 12th को सर्च करें और आपकी प्लेलिस्ट में जाकर आपकी बिजनेस स्टडीज की वीडियोस को देखें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपने जो पढ़ लिया था, आपने डेफिनेशंस पढ़ ली थी, करेक्टरिस्टिक और नेचर के बारे में आप पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। उसके बाद आपने उनके डेफिनेशंस को पढ़ा, फिर आपने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल पार्ट 2 के अंदर। दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल जो कि प्लेयर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। कितने हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, 14 प्रिंसिपल्स हैं, जिसके अंदर आज हम कोशिश करेंगे कवर कर लें डिवीजन ऑफ वर्क, कलर ले लेते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और यूनिटी ऑफ कमांड। हम कोशिश करेंगे आज 4 प्रिंसिपल्स को कवर कर पाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर कवर करने की कोशिश करते हैं तो वीडियोस ज़्यादा लेंदी हो जाती है। तो चलिए पहले देखते हैं हम। सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क जैसा कि नाम से ही दिख रहा है आप लोगों को, किसी चीज को डिवाइड करना। डिवीजन का मतलब होता है चीजों को डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे किसको डिवाइड करने के लिए कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है काम को डिवाइड करने के लिए। तो जब कोई एक काम किसी एक इंसान को दिया जाता है तो काफी समय तक वो उस काम को करते करते उसका एक्सपर्ट हो जाता है। लेकिन एक ही इंसान को अगर बहुत सारे काम दे दिए जाते हैं तो उन कामों में फंस कर रह जाता है और एक भी काम ठीक से नहीं हो पाता। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजर्स ने ये चीज फील की कि जब एक ही वर्कर को काफी सारा काम दे दिया जाता है तो वो किसी भी काम को परफेक्ट तरीके से नहीं कर पा रहा था। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, उसको तभी इन्वेंट किया गया कि हमने मैनेजर्स हैं जो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा कि एक एम्प्लॉय जिसको 2-3 काम इकट्ठे दिए जाते हैं और एक एम्प्लॉय जिसको सिर्फ एक ही काम दिया जाता है, कौन काम को बेटर कर पाता है। तो जिसको एक से ज्यादा काम दिए गए वो किसी भी काम को परफेक्टली नहीं कर पाया, लेकिन जिसे सिंगल काम दिया गया उसने उस काम को बहुत ही बेटर तरीके से करके दिखाया। जिससे समझ में आया कि काम को अगर हम बांट दें अलग अलग एम्प्लॉयज में, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर ए ने अपने एम्प्लॉयज में काम बांट दिया, जैसे सेल्स का काम एक एम्प्लॉय को दे दिया, परचेज का काम दूसरे एम्प्लॉयज को, और प्रमोशन का काम तीसरे एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो जिसको सेल का काम दिया गया वो अच्छे से सेल कर पाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ सेल का ही काम करना है। वो सेल करते करते सेल्स के अंदर जो है उसकी एक्सपर्टीज हो जाएगी। वहीं ऐसे ही जो प्रमोशन जिसको दिया गया प्रमोशन का काम करते हुए वो प्रमोशन में एक्सपर्ट हो जाएगा। वहीं जो जिसको परचेज का काम दिया गया वो परचेज में। लेकिन अगर यही तीनों काम मैनेजर ए अगर ये तीनों काम सेल, परचेज और प्रमोशन एक ही वर्कर को दे देता
तो ये एक वर्कर के ऊपर लोड क्या होता, बढ़ जाता, और वो तीनों ही काम को परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाता। इसलिए ही डिवीजन ऑफ जो वर्क है उस प्रिंसिपल को लॉन्च किया गया, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम है उनको डिवाइड कर दिया जाए, और डिवाइड करने से काम का लोड क्या होगा, किसी भी एम्प्लॉय प्रेशर नहीं आएगा, और जिसको जो काम दिया जाएगा वो उसको करते करते उसमें क्या हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा, और उस काम को बहुत अच्छे से करेगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर देखें क्या आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। कोई भी जो काम होता है उसको स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या करना पड़ता है, कंपनी की सेल को बढ़ाना पड़ता है। अब कंपनी की सेल को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है। अब सेल किसको करना है, प्रोडक्ट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा खरीद के, फिर रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन से फिर उसको पैक करना पड़ेगा, ठीक है, फिर सेल्स डिपार्टमेंट के पास जाएगा, और सेल को बढ़ाने के लिए प्रमोशन भी करना पड़ता है। तो इतनी सारी एक्टिविटी होंगी। अगर ये सारा काम सिर्फ एक ही पर्सन को दे दिया जाए तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है काम को बेटर तरीके से कर पाना। तो क्या किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रॉ मटेरियल यानी कि परचेज का काम किसी एक एम्प्लॉय को दिया जाता है, प्रोडक्शन का काम किसी एक एम्प्लॉय को दिया जाता है, उसके बाद पैकिंग का किसी और को, और सेल्स या प्रमोशन का अलग अलग एम्प्लॉयज को, ताकि लोग सिर्फ एक ही काम करें और उसको बेटर तरीके से कर पाए। यूनिट इंस्टीड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन वन टास्क और यूनिट, मतलब कि किसी भी एक काम को किसी एक पर्सन को असाइन करने से अच्छा अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर देते हैं। वर्क शुड बी असाइंड टू वन पर्सन अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन, क्योंकि किसी भी एक पर्सन की एक से ज़्यादा एक्टिविटी में एक्सपर्टीज और कैपेबिलिटी होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए उस पर्सन को ही वही काम दिया जाए जिसके अंदर वो क्या है, एक्सपर्ट है, जिसकी उसको क्वालिफिकेशन है, जिसके अंदर उसकी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है उस काम करने की, उसको वो काम दिया जाए तो वो काम वो बेटरमेंट के साथ कर पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया जाए, तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उनको अचीव करना आसान हो जाता है। When a person is performing a part of job again and again, he will become perfect and specialized in doing that, and efficiency level will improve. जब काम को डिवाइड कर दिया जाएगा और एक पर्सन को सिर्फ एक ही काम करने के लिए दिया जाएगा, तो एक पर्सन जब रोजाना एक ही काम को करेगा तो वो उस काम के अंदर क्या होगा, परफेक्ट हो जाएगा, उसका स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, और उस काम में डेली उसकी परफॉर्मेंस में क्या होगी, इंप्रूवमेंट आती जाएगी। और जब एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आती है तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ सारे स्टेप बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, a person can be asked to cut the wood piece, join them, polish them and give a finishing touch to the furniture. अब इन्होंने एग्जांपल लिया है कि कोई फर्नीचर कंपनी है, फर्नीचर बनाती है, एक पर्सन को से पूछा गया कि उसको लकड़ी को काटना भी है, जोड़ना भी है, और पॉलिश भी करना है, और फिनिशिंग भी करनी है। विद द डिवीजन ऑफ वर्क ईच पर्सन विल बिकम स्पेशलाइज्ड, इफेक्टिव एंड इफेक्ट इन द पार्ट ऑफ हिज जॉब। और जब इस काम को अलग अलग पर्सनों को डिवाइड कर दिया जाएगा कि कटिंग के लिए एक पर्सन अलग, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए एक पर्सन अलग, पॉलिश करने के लिए एक पर्सन अलग, और फिनिशिंग करने के लिए एक पर्सन अलग, जब सबको एक एक काम अलग अलग डिवाइड कर दिया जाएगा तो क्या होगा, वो सारे के सारे अपने काम में क्या हो जाएंगे, एफिशिएंट हो जाएंगे। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है डिवीजन ऑफ वर्क का, पॉजिटिव इफेक्ट देखो, स्पेशलाइजेशन एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। एक तो जो भी एम्प्लॉय है वो स्पेशल हो जाएगा उस काम का, और उसकी जो एफिशिएंसी यानी काम करने की जो उसकी एबिलिटी है वो क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। नेगेटिव इफेक्ट क्या है इसका, लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन, चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड लेबर। तो नेगेटिव पॉइंट भी आ रहा है कि हो सकता है कि एफिशिएंसी से उसको सिर्फ एक ही काम करने के लिए दिया जा रहा है और वो उस काम को करते करते बोर हो गया, तो एफिशिएंसी खोने के चांसेस हैं। स्पेशलाइजेशन के भी कम चांसेस है, क्योंकि वो इंसान अगर बोर हो गया उस काम से तो वो उसमें स्पेशलाइज नहीं रहेगा, वो बोर होने की वजह से अपने इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करेगा। वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड लेबर, और डुप्लीकेशन के चांस क्यों है, क्योंकि एक ही काम को बार बार करते जा रहा है तो उसी तरीके से करेगा, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है वो इस चीज़ को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करेगा। और वेस्टेज अगर कोई काम को डुप्लीकेट करता जा रहा है, यानी कि बार बार एक ही काम को रिपीट कर रहा है, तो वेस्टेज भी ज़्यादा होगी क्योंकि उसे इंप्रूव नहीं कर रहा है। तो नेगेटिव जो पॉइंट है वो इतने
खास नहीं है, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ज़्यादा है। तो डिवीजन ऑफ वर्क जो है एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, इसको वर्ल्ड में हर जगह मैनेजमेंट के अंदर लगाया जाता है ताकि काम को अच्छे तरीके से किया जा सके। फॉर एग्जांपल हमारी जो मुफ्त शिक्षा की टीम है, इसमें हर टीचर को अलग अलग सब्जेक्ट डिवाइड किया गया। फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, एक सर के पास मैथ के सब्जेक्ट मैथ्स है, ठीक है, तो मैम उनके पास हिंदी है, एक सर जो सारे एडिटिंग संभालते हैं। तो सबको अलग अलग काम दिया गया, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने काम टाइम से कर रहे हैं, एबिलिटी के साथ कर रहे हैं और परफॉर्मेंस अच्छी होती जा रही है, ठीक है। तो हर जगह ये काम एप्लीकेबल है। आप किसी होटल में चले जाएं, रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहाँ पे शेफ़ का काम सिर्फ खाना बनाना है, जो आपका रिसेप्शनिस्ट है उसका काम कस्टमर को हैंडल करना है, वेटर उसका काम सर्व करना है। तो सबको काम बांटा हुआ है। अगर एक ही बंदा सारे काम करेगा तो इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो हर जगह लगता है। नेक्स्ट देखो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, अथॉरिटी मतलब होता है अधिकार, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो अधिकार और जिम्मेदारी ये प्रिंसिपल है मैनेजमेंट फ्लेवर्स के, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय, एक मैनेजर को टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने मिडिल लेवल वाले मैनेजमेंट को काम दिया कि आपको इस ईयर सेल जो है 20 लाख करनी है। अब जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं उनको सिर्फ ये काम दिया गया, उनको बोल दिया गया, जिम्मेदारी दे देगी कि आपको सेल क्या करनी है, 20 लाख करनी है। सिर्फ जिम्मेदारी दे दी जाए और अब जो उनके लोअर लेवल के एम्प्लॉय उनको बोल रहे हैं कि काम अच्छे से करो, काम अच्छे से करो, काम अच्छे से करो, हमें सेल बढ़ानी है, सेल बढ़ानी है। तो वो लोग क्या करेंगे, सिर्फ सुनते रहेंगे, क्योंकि एक इंसान अगर बार बार बोल रहा है, जो लोअर लेवल के एम्प्लॉय है वो सिर्फ सुनते रहेंगे, क्योंकि उनको कल भी वैसे ही काम कर रहे थे और आज भी वैसे ही काम करना है, उनके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाले। क्योंकि जो मिडिल लेवल का मैनेजर है उसको सिर्फ काम दिया गया, उसको साथ में अधिकार नहीं दी गई, जिम्मेदारी दी गई, अधिकार नहीं दिए गए। अगर टॉप लेवल के मैनेजमेंट मिडिल लेवल के मैनेजमेंट को ये बोलता है कि आपको सेल को 20 लाख करना है और उस सेल को 20 लाख करने के लिए आपके पास पूरी अथॉरिटी है, तो जब अथॉरिटी आती है यानी कि अधिकार आते हैं जिम्मेदारी के साथ, तो फिर मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल वालों के साथ जैसे भी चाहें कुछ भी, फॉर एग्जांपल साम दाम दंड भेद लगाते हैं एम्प्लॉयज से काम करने के लिए, चाहे उसको मोटिवेट करें किसी भी फाइनेंशियली नॉन फाइनेंशियली, या कोई भी बेनिफिट देके, कोई भी लालच देके वर्कर से काम करवाएं, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी भी है। या कई बार एम्प्लॉयज काम नहीं करते तो उन्हें थ्रेट भी देना पड़ता है कि यू कैन बी लॉस योर जॉब, या फिर इंसेंटिव का लालच देके काम अच्छा करवाएं। तो अब ये अथॉरिटी भी दी गई है साथ में, जब अथॉरिटी दी जाती है साथ में तो काम कंप्लीट होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो सिर्फ जिम्मेदारी अगर दी जाएगी तो काम कंप्लीट नहीं होगा, जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए साथ में अधिकार भी देने होंगे, यानी कि पावर भी देनी होगी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं आप किसी को, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और पावर नहीं दे रहे हैं, तो वो कैसे काम कर पाएगा। तो इसी प्रिंसिपल में, इस प्रिंसिपल में आपने चलो, अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। अब यहाँ पे डेफिनेशन भी दे दिया आपको कि अथॉरिटी का मतलब होता है कि पावर दे देना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो काम दिया गया उसको टाइम पे पूरा कर देना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस और पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो उतनी ही अथॉरिटी भी दी गई। फॉर एग्जांपल अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी गई और अथॉरिटी कम दी गई तो टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा, या अथॉरिटी ज़्यादा दे दी गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दे दी गई तो उस अथॉरिटी का जो एम्प्लॉयर जो भी मैनेजर है वो क्या करेगा, मिस यूज करेगा। तो इसलिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए उसी के बराबर में अथॉरिटी भी दी जाए। एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग responsibility may bring negative result, and excess of responsibility without matching authority will not allow a worker to complete his job on time। वही कि अगर अथॉरिटी ज़्यादा दे दी जाएंगी तो मिसयूज करेंगे, और अथॉरिटी कम दे दी जाएंगी तो वर्कर अपने काम जो है टाइम पर पूरा नहीं कर पाएंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफ गार्ड अगेंस्ट मिसयूज और अब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर। और एक ऑर्गेनाइजेशन को
क्या करना चाहिए, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए कि अगर कोई भी पावर्स का मिसयूज कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिए जाए। ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन में बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 100 यूनिट इन वन वीक्स टाइम, एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं एक हफ्ते में, बट ही इज नॉट गिवन द अथॉरिटी टू परचेज द रॉ मटेरियल, और उसको रॉ मटेरियल खरीदने की परमिशन ही नहीं दी गई। इफ देर इज नो रॉ मटेरियल अवेलेबल इन द स्टोर रूम, और अगर ऑर्गेनाइजेशन के स्टोर रूम में रॉ मटेरियल है ही नहीं, एज अ रिजल्ट ही कुड नॉट कंप्लीट द टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट ऑन टाइम। तो जब उसके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो वो कैसे बना पाएगा, 100 यूनिट नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई 100 यूनिट बनाने की, लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी गई रॉ मटेरियल खरीदने की। कैन नॉट बी ब्लेम फॉर नॉट कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, और फिर इस कंडीशन में हम वर्कर को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने टाइम पे टास्क कंप्लीट नहीं करा, क्योंकि उसके पास टाइम तो था लेकिन उस पर अथॉरिटी नहीं थी कि वो रॉ मटेरियल को परचेज कर पाए। बिकॉज ही वॉज गिवन ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिड नॉट मैच द अथॉरिटी टू कैरी ऑन द वर्क, उसको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर में अथॉरिटी नहीं दी गई, इसलिए उसने अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया। एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द फ्यूअर अथॉरिटी रिजल्ट इन नॉन कंप्लीटिंग ऑफ जॉब, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी जाए और अथॉरिटी कम दे दी जाए तो इसका रिजल्ट निकल के आता है नॉट कंप्लीटिंग टास्क, कि वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएगा। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल लगा दिया जाए, यानी कि अथॉरिटी भी दी जाए उसी के कंपैरिजन में जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी अथॉरिटी, तो मिसयूज होगा ही नहीं, क्योंकि मिसयूज होगा जब एक्सेस अथॉरिटी होगी। हेल्प इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम विदाउट एनी डिले, और अथॉरिटी अगर यानी अधिकार दे दिए जाएं तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको टाइम पर पूरा कर लिया जाएगा और डिले नहीं होगा। नेगेटिव इफेक्ट क्या है, डिले इन कंप्लीशन ऑफ वर्क, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, ओवर डिपेंडिंग विद द वर्क विद एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसका एक छोटा सा नेगेटिव इम्पैक्ट बस यही है कि मैनेजर अगर सही बिहेव नहीं कर रहा तो अथॉरिटीज देने के बाद भी वो अथॉरिटी का मिसयूज कर सकता है, काम टाइम पर पूरा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी अथॉरिटी को यूज नहीं किया। का डिले इन कंप्लीशन ऑफ वर्क, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, ओवर डिपेंडेंट, और फिर वो अथॉरिटीज पे ही डिपेंड रहेगा कि और ज्यादा अधिकार मिले, विद द वर्क विद एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए नेक्स्ट देखो, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन को आप सीधे समझे, कोई भी टास्क जो आपको दिया गया है उसको अगर आप टाइम पर पूरा करते हैं, इसका मतलब आपने क्या किया, डिसिप्लिन में काम किया, आप डिसिप्लिन में हैं। अगर आपको काम जो दिया गया उनको आप पूरा नहीं कर रहे हो टाइम से, तो इसका मतलब डिसिप्लिन नहीं है। तो डिसिप्लिन इक्वल्स टू टाइम, डिसिप्लिन जहाँ भी आता है वर्ड उसका मतलब टाइम होता है, ये समझें, क्योंकि डिसिप्लिन उसी चीज को कहा जाता है जहाँ पर चीजें टाइम से की जा रही हैं। अगर टाइम से नहीं की जा रही हैं तो बोलेंगे कि आप डिसिप्लिन में नहीं हैं। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं और अगर आप कभी लेट हो जाते हैं तो आपको इनडिसिप्लिन स्टूडेंट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। आपने टाइम पे होमवर्क कंप्लीट नहीं करा, आपको इनडिसिप्लिन की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। आपने टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं लाए, प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की, आप इनडिसिप्लिन की कैटेगरी में, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, टाइम पर अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। तो मतलब जो भी चीज़ें ठीक होनी चाहिए अगर वो ठीक तरीके से नहीं हो रही तो उनको क्या कहा जाता है कि इनडिसिप्लिन के अंदर। तो डिसिप्लिन का मतलब चीज़ों को टाइम पर करना। डिसिप्लिन मीन्स ओबीडेंस, ऑब्जर्वेशंस ऑफ रूल्स एंड रिस्पेक्ट ऑफ द अथॉरिटी टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग यानी कि बिजनेस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या बोल रहा है, डिसिप्लिन का मतलब होता है ओबीडेंस, ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल, यानी कि रूल्स को मानना, रूल्स के तहत चलना, एंड रिस्पेक्ट द अथॉरिटी, अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन की जो अथॉरिटी है उन्होंने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, ठीक है, किसके, आपके जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में जो भी रूल्स रेगुलेशन लिखे गए हैं, आप अगर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसका मतलब यू आर इन डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, गुड्स सुपीरियर एट ऑल लेवल, गुड्स सुपीरियर यानी कि हर लेवल पर सुपीरियर होना जरूरी है। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमंग सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर, एक क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए एक सबॉर्डिनेट के बीच में और उसके सुपीरियर के बीच में। मीटिंग कमिटमेंट एट ऑल लेवल,
डिसिप्लिन से ही ये सारे काम हो पाते हैं, ये बता रहे हैं कि अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो मान लो मीटिंग जो है, जो भी कमिटमेंट की गई है हर लेवल पे, वो ठीक से हो पाएंगी अगर डिसिप्लिन में। Fayol's insist that discipline is required at the superior as well as subordinate level, कि ऐसा नहीं है कि जो सीनियर है वही डिसिप्लिन में रहे या जूनियर है सिर्फ वही डिसिप्लिन में रहे, नहीं, दोनों को डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक मीटिंग रखी गई है आपके टॉप लेवल और मिडिल लेवल के मैनेजर्स के बीच में। अब मिडिल लेवल के मैनेजर मीटिंग में टाइम से पहुंच जाते हैं, लेकिन टॉप लेवल के जो मैनेजर है वो मीटिंग में टाइम से नहीं आते, तो अब यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं होगा, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब है चीज़ें टाइम से होना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप टॉप लेवल के मैनेजर हैं तो आप रूल्स और रेगुलेशन को नहीं मानेंगे, रूल्स और रेगुलेशन डिसिप्लिन के मामले में सबके लिए इक्वल। दिस डिसिप्लिनरी रूल्स शैल नॉट अप्लाई ओनली टू सबऑर्डिनेट बट डिसिप्लिन रिक्वायर्स गोल सुपीरियर्स गुड सुपीरियर एवरी लेवल, यानी कि सब सिर्फ सबऑर्डिनेट के लिए डिसिप्लिन नहीं है, ये रिक्वायर है हर सुपीरियर के लिए भी हर लेवल पर a clear and fair agreement between superior and subordinate and judicious application of penalties। बोल रहा है कि सबऑर्डिनेट्स हों चाहे सुपीरियर हो चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सबके बीच में डिसिप्लिन एग्रीमेंट जैसा कमिटमेंट किया गया ऐसा ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द एम्प्लॉयज मस्ट ऑनर देयर कमिटमेंट, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको उन्होंने जो कमिटमेंट किया उन्हें अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए टू द ऑर्गेनाइजेशन के लिए by working effectively and efficiently। On the other hand the superior must also meet their commitment, और जो सुपीरियर्स ने यानी कि एम्प्लॉयर ने जो कमिटमेंट की है एम्प्लॉयज के लिए उन्हें भी वो करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज ने तो बोल दिया कि वो टाइम पे काम करेगा, टास्क कंप्लीट करेगा, वहीं एम्प्लॉयर की भी कमिटमेंट होती है कि उनको उनकी सैलरी टाइम पर मिलेगी और अच्छे काम करने पे इंसेंटिव मिलेगा। तो ये चीज़ें भी अगर टाइम पर मिलेंगी तो ही डिसिप्लिन माना जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉयज अपना काम कर रहे हैं और जो कमिटमेंट एम्प्लॉयर ने किया वो उनको पूरा नहीं कर रहे, तो ये डिसिप्लिन नहीं माना जाएगा। सबऑर्डिनेट और सुपीरियर दोनों को ही चीज़ों को टाइम पर यानी कमिटमेंट जो की है उनको टाइम पर पूरा करना होगा, देन वी कैन से देयर इज अ डिसिप्लिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का, यूनिटी का मतलब होता है सिंगल और कमांड का मतलब होता है ऑर्डर। तो सिंगल ऑर्डर, एक समय पे एक इंसान को सिर्फ एक ही ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर एक समय पे एक इंसान को एक से ज़्यादा ऑर्डर मिल जाएंगे तो वो किसी भी एक ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय को मैनेजर ए ने भी ऑर्डर दिया, मैनेजर बी ने भी ऑर्डर दिया, मैनेजर सी ने भी ऑर्डर दिया। अब तीनों मैनेजर ने उसे ऑर्डर दिया, तो अब वो ना तो ए का टास्क पूरा कर पाएगा, ना बी का और ना ही सी का। तो इसलिए एक समय पे एक एम्प्लॉयज को सिर्फ एक ही कमांड दी जाए तो ही वो काम को कंप्लीट कर पाएगा। चलिए अब देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय ए है, उसको बॉस एक्स ने भी ऑर्डर दे दिया, बॉस वाई ने भी ऑर्डर दे दिया और बॉस जेड ने भी ऑर्डर दे दिया। अब इसको समझ में नहीं आएगा किसका काम पहले करें। वहीं अगर एक एम्प्लॉय एक्स को सिर्फ बॉस ए ऑर्डर दे रहा है तो वो इसका काम टाइम पर कर पाएगा। जब इसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा फिर बॉस ए के बाद अगर बॉस बी ने दिया तो बॉस बी का काम कंप्लीट कर पाएगा। तो एक ही टाइम पे सिर्फ एक ही बॉस अगर ऑर्डर देता है तो टास्क अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा, लेकिन एक ही टाइम पे अगर एक से ज्यादा बॉस ऑर्डर दे रहे हैं तो काम कंप्लीट नहीं होगा। बिकॉज इफ ही इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस देन ही विल गेट कंफ्यूज्ड एंड विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो एक ही टाइम पे तीन लोग अगर उसे एक से ज्यादा लोग अगर देते हैं ऑर्डर तो वो कंफ्यूज होगा और उसे समझ में नहीं आएगा कि कौन सा टास्क पहले कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ एन एम्प्लॉय ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज आस्क्ड टू गो स्लो इन प्रोडक्शन, अगर एक एम्प्लॉय को बोला जाए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसको स्लो जाना है एंड मेंटेन क्वालिटी, यानी कि आराम से काम करे लेकिन क्वालिटी स्टैंडर्ड को क्या करे, मेंटेन करे, बाय प्रोडक्शन इंचार्ज एंड सेल्स इंचार्ज, द एम्प्लॉयज विल गेट कंफ्यूज्ड एज टू हुज इंस्ट्रक्शन मस्ट बी फॉलोड बाय हिम। अब उसको देखो किस किस ने ऑर्डर दिया, एम्प्लॉय को ऑर्डर दिया पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, ठीक है, देन मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड बाय किसने दिया, प्रोडक्शन इंचार्ज ने फिर ऑर्डर दे दिया कि क्वालिटी को मेंटेन, फिर सेल्स इंचार्ज ने बोल दिया द एम्प्लॉय। अब तीन बंदों ने बोला और एम्प्लॉय क्या हो जाएगा,
कंफ्यूज हो जाएगा कि क्वालिटी को मेंटेन करे, ठीक है, या प्रोडक्शन को ठीक से करे, ठीक है। तो अब उसको समझ में नहीं आएगा काम करना कैसे। अब तीनों मैनेजर या बॉस हैं एक साथ बोल रहे हैं इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, वो किसकी सुने, किसी की नहीं सुन पाएगा और काम नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा इसका, नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबॉर्डिनेट। जब एक पर्सन को सिर्फ एक ही बंदा ऑर्डर देगा तो उसको पता है कि उसे सिर्फ एक ही टास्क को कंप्लीट करना है, तो उसका माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, वो टास्क अच्छे से कर पाएगा। नो ईगो क्लैशेस, और ईगो क्लैश भी नहीं होंगे क्योंकि एक ही बॉस है, एक से ज़्यादा बॉस होते तो उसे कंफ्यूजन होती और उसका बिहेवियर एक बॉस से कुछ और होता है, दूसरे से कुछ और होता है, तो यहाँ पे ईगो क्लैश भी नहीं होंगे क्योंकि बॉस ही एक है। एंड इम्प्रूव इफेक्टिवनेस इन वर्किंग, और एक समय पे एक काम करने से वो उस काम में क्या होगा, इफेक्टिव तरीके से काम को कर पाएगा, परफॉर्मेंस अच्छी कर पाएगा। बट वही नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा इसका, कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एन एम्प्लॉय। अगर मान लो यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है प्रिंसिपल, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि वो भाई काम एक से ज्यादा बंदों ने दिए और वो कंफ्यूज हो जाएगा। द सबॉर्डिनेट विल गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग एक्सक्यूज। अब जिसको काम दिया गया है वो एम्प्लॉय ये कह के भी बच सकता है कि मुझे ए ने काम दिया था इसलिए मैं बी का काम नहीं कर पाया, बी ने काम दिया था इसलिए सी का नहीं कर पाया, सी ने दिया था इसलिए ए का नहीं कर पाया, तो वो काम चोरी करेगा क्योंकि वो उसके पास एक्सक्यूजेज होंगे। ईगो क्लैशेज अमंग द डिफरेंट सुपीरियर्स, और अगर मान लो क्या हुआ कि एम्प्लॉय ने बॉस ए का काम कर दिया, बी का नहीं किया और सी का नहीं किया, तो इनमें क्या होगा, उनके बीच ईगो आ जाएगा कि ये सिर्फ ए की सुनता है, बी और सी की नहीं सुनता एम्प्लॉय, तो ईगो क्लैश होंगे। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जब एक ही बंदे के एक से ज्यादा बॉस होंगे तो वो एक की सुनेगा एक की नहीं सुन पाएगा, तो डिसिप्लिन को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल देख लेते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जैसे यूनिटी ऑफ कमांड है ना, इसी की तरह यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी है। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था, एक ही बॉस ऑर्डर देगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, आपको एक ही डायरेक्शन में काम करना है, यानी कि ऐसा ना हो कि आपके गोल कुछ और हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल कुछ और हैं, आप अपने गोल की तरफ काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल से भटक गए, तो इससे दिक्कत होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में गोल्स ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल बनाए गए हैं जिससे कि आपके जो इंडिविजुअल गोल्स हैं वो और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो, उन दोनों को एक साथ कोऑर्डिनेट करके यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पे काम किया जा सकता है। देखें, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन हेड एंड वन प्लान, एक ही हेड होना चाहिए यानी कि एक ही बंदा उसको ऑर्डर दे और एक ही प्लान होना चाहिए। दैट इज द एफर्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन विच इज द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। बोला कि एक बंदे का एक ही हेड होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए, और सब सारे मेंबर हैं, मतलब ग्रुप एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो सबकी जो ग्रुप एक्टिविटी है वो एक ही कॉमन गोल के टुवर्ड्स होनी चाहिए, ठीक है, जो कि कॉमन गोल होता है फर्म का क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू अ फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल और एज अ यूनिट। बोला ये प्रिंसिपल ये बताता है कि हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल और एज अ वन यूनिट ही डायरेक्ट करना है। एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन गोल, और जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके एफर्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, वो क्या है, कंपनी का कॉमन गोल। पॉजिटिव इफेक्ट अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल को अचीव किया जा सकेगा क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक एम्प्लॉय ए है, वो चाहता है उसकी सैलरी ज़्यादा हो, वहीं कंपनी का गोल है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होगा, अब जो एम्प्लॉय ए है उसकी सैलरी कैसे ज़्यादा बढ़ेगी, जब वो और अच्छा काम करेगा, उसको इंसेंटिव मिलेगा सैलरी के ऊपर से, तो उसकी सैलरी बढ़ेगी। अगर वो अच्छा काम करता है तो उससे कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, कंपनी के परफॉर्मेंस बढ़ने से कंपनी का जो कॉमन गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो भी मिलेगा। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज गेट यूनिफाइड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली, और जब हम यूनिटी ऑफ कमांड डायरेक्शन लगाते हैं तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके जो एफर्ट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल एम्प्लॉय ए का लिया। नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके, नेगेटिव इफेक्ट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से नेगेटिव इफेक्ट। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं लग सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच एकदम से कोऑर्डिनेशन लगा पाना पॉसिबल नहीं होता।
वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड रिसोर्स बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं है तो अलग अलग डायरेक्शन में काम करने से वेस्टेज भी होगी और टाइम भी बहुत वेस्ट होगा। डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, और सब अपने अपने गोल के पीछे भागेंगे तो क्या होगा, कॉमन गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको अचीव नहीं किया जा सकेगा। ठीक है। डिफरेंस क्या है बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड और डायरेक्शन में क्या है, पहला तो मीनिंग का डिफरेंस है। क्या, वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर डायरेक्टली फ्रॉम वन बॉस एंड शुड रिस्पॉन्सिबल टू वन सुपीरियर ओनली। यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर एक ही बॉस होना चाहिए उसको, और एक ही बॉस की सुनेगा और एक ही बॉस को ही रिस्पॉन्स करेगा। बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। और जो ग्रुप है पूरा जो काम कर रहा है, पूरे ग्रुप का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उनका एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान पे काम कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि अलग अलग प्लान पे अलग अलग बंदा काम कर रहा है। एम क्या है, इट प्रिवेंट ड्यूल सबऑर्डिनेट। इसको ड्यूल सबऑर्डिनेट प्रिवेंट करते हैं, मतलब इनका एम होता है कि एक ही बॉस रहे। ठीक है। इट प्रिवेंट ड्यूल सबऑर्डिनेशन, ड्यूल सबऑर्डिनेशन से बचा जा सके। इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी, इसमें ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी से बचना चाहते हैं कि कोई भी एक्टिविटी ज़्यादा ना हो, क्योंकि लोग अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो एक्टिविटीज रिपीट होंगी। सब एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे तो एक्टिविटी रिपीट नहीं होंगी। इम्प्लीकेशन क्या है, इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज, एक सिंगल एम्प्लॉयज को अफेक्ट करता है, क्योंकि एक ही बॉस है एक एम्प्लॉय का तो उसको अफेक्ट करेगा। इसमें इट अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, और ये एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है, क्योंकि पूरे ग्रुप को सिर्फ एक ही प्लान के ऊपर वर्किंग कराना तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ही क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो चलिए, आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज आप लोगों ने 5 प्रिंसिपल पढ़ लिए। क्या क्या आपने पढ़ लिया आज, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आज हमने 5 प्रिंसिपल्स को कवर कर लिया। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी के प्रिंसिपल्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आपको पढ़ा रहा था क्लास 12th की बिजनेस स्टडी, जिसके चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेयॉल्स के आज हमने 5 प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं, और प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे, लेकिन आगे के प्रिंसिपल्स को पढ़ने के लिए आपको पहले जो बेसिक्स वीडियोस हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको प्रिंसिपल्स समझ में आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।